हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टीएमबी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। लिसन, अभी तक बेटा हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे हमने सब में किसके ऊपर डिस्कवर किया था, किसके ऊपर स्टडी किया था? तो ये सारा टॉपिक था द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। यानी कि जो स्टार्टिंग में ये चीज एक इश्यू क्रिएट हुआ था कि जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो पहले कई सारे सस्पेंस थे। कुछ लोगों का मानना था प्रोटीन है, कुछ लोगों का मानना था डीएनए है, कुछ लोगों का मानना था आरएनए है। तो इस पर टाइम टाइम पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट दिए, जिससे फाइनली ये जाकर डिसाइड हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज अ डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो डीएनए का जो एस्टिमेशन है, यानी कि जब डीएनए या फिर कोई भी सब्सटेंस जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर वो क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आने के लिए कैपेबल होता है और वही बॉडी डिजाइन को मेंटेन करता है। इट मीन्स दैट, ठीक है। अगर इसके पहले भी हमने बात की थी तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कुछ साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव करके बताया कि कुछ वायरसेस को छोड़कर बाकी सब में जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। लेकिन जो कुछ फ्यू वायरसेस हैं, जैसे कि हमने बात की टोबैको मोज़ेक वायरस, तो वहां पर जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड द डीएनए। वी नो वेरी वेल बोथ आर द पेंटोज शुगर। क्लियर? और दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ कुछ हद तक सेम ही है। अगर हम बात करें कि जो डीएनए है और जो आरएनए है उसके में केवल कार्बन नंबर 2 पर यानी सेकंड नंबर के कार्बन पर आरएनए में एक एक्स्ट्रा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है और जिसके वजह से जो आरएनए है वो क्या है, वो स्टेबल नहीं होता है। अब हम इस चीज को कैसे समझें? सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्कूल्स में एक स्पेशल कैबिन होता है दैट इज फॉर ओनली और ओनली फॉर द प्रिंसिपल। ओके, वी नो वेरी वेल। तो जिस तरह से जो प्रिंसिपल होता है वो अपने केबिन में बैठा होता है, वो एक लाइक दैट अ बॉस, वो एक बॉस होता है। उसको जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो करनी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको स्कूल में या फिर स्टूडेंट्स के बीच में या टीचर्स के बीच में कोई भी मैसेज सेंड करना होता है तो वो किसके थ्रू होता है? वो कोऑर्डिनेटर के थ्रू होता है। हर एक स्कूल में कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो डीएनए है ना उसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल मैम से। प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल है, मेल और फीमेल वटेवर। और अगर हम बात करें जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन यानी प्रिंसिपल से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको लेकर आता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो क्या हो गया? वो आरएनए हो गया। हम इन दोनों एक्सपर्ट को जोड़कर रखेंगे तभी हमें चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डीएनए होते हैं उनमें क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेस पर वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। ठीक है ना? वो भी हम सारे एग्जाम्पल लेके चलते हुए बात ही करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके नोट किए हैं जिससे वजह से हम ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो 4 रीजंस होते हैं, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डीएनए को स्टेबल बनाता है और वही होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉकिंग अबाउट टू द it should be able to generate its replica. It means replication, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो खुद की अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके। तो हमें पता है, हम ऑलरेडी पहले में डीएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, हमने वहां पर स्टडी भी किया था कि जो डीएनए होता है दैट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। हमें पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इस मॉडल को किसने दिया था? दैट इज अ वाटसन एंड क्रिक। क्रिक ने इनका डबल हेलिकल मॉडल दिया था और जो वो डबल हेलिकल मॉडल है वो डबल हेलिकल मॉडल में भी क्या था कि उसके दोनों जो स्ट्रैंड थे वो सेम थे, बस एंटी पैरेलल थे। दोनों के दोनों सेम थे, बस केवल एंटी पैरेलल थे। और जिनके बीच में जो नाइट्रोजन बेस है वो भी सबके सब सेम ही थे। ठीक है ना? बस एडेनिन का थाइमिन के साथ पेयरिंग होता है, साइटोसिन का ग्वानिन के साथ होता है। क्लियर है? तो ये हमें पता है, ये सारी चीजें बेसिक्स ही है। और हमें ये भी पता है कि जो डीएनए होता है वो सिंथेसिस फेज में यानी सेल डिवीजन की सिंथेसिस फेज में वो अपनी खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाता है। और इस चैप्टर में हमें ये भी पढ़ना है कि वो कैसे मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो ये मल्टीपल जो कॉपीज बनेंगी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए हमें इतना समझना है कि जो डीएनए है वो अपनी खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाने में एक्सीलेंट होना चाहिए, तभी वो जाकर एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। यानी वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो खुद से बना सके। यानी कि जो भी
बॉस होता है वो अपना काम खुद ही करता है, वो बात अलग है, उसके पास भी कई सारे वर्कर्स होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन डिसीजन उनका खुद का होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरह से होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब है जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी खुद की मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट कर सके। तो इट मीन्स दैट इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि वो अपनी रेप्लिकेशंस कर सकता है, अपनी खुद की रेप्लिका बना सकता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मीन्स दैट कि जो डीएनए होता है, अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ तक हमें ये पता तो चल ही चुका है जो डीएनए है वही एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसमें सारे फीचर्स भी होने चाहिए। तो फीचर्स होने का मतलब ये है कि जो डीएनए है उसका जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो केमिकली हो और स्ट्रक्चरली हो, वो स्टेबल होना चाहिए, वो जरूरत पड़ने पर बिगड़ना नहीं चाहिए। लाइक दैट अब हम यहाँ पर बात करते हैं राइबोसोम्स की, ठीक है ना, सॉरी राइबोसोम्स नहीं, आरएनए की। तो यहाँ पर हमने बोला, जैसे देखो यहाँ पर हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं डीएनए का। हमें पता है डीएनए क्या होता है, वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड होता है, ठीक है ना। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है सी 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 सी, और ये हमारा होता है ओ। क्लियर? ये कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। यहाँ पर CHO CH2OH ग्रुप होता है, ये हमें पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दैट इज H H H H एंड OH, दैट इज अ स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? कैन यू गेस? दैट इज अ स्ट्रक्चर फॉर द डीएनए। ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएं तो आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या स्पेशलिटी होती है? ये भी सेम ही है, पेंटोज शुगर है ये भी। दैट इज अ कार्बन नंबर फर्स्ट H OH H और OH, ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये है H और OH, और यहाँ पर H और OH तो होता ही है, क्लियर है। और ये है CH2OH, ठीक है। बेसिक है समझने के लिए। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे हमने बोला ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, और ये है हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर। हम दोनों में देखेंगे दोनों की स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर होता है? सेकंड नंबर के कार्बन पर। तो यहाँ पर देखो जो सेकंड नंबर का कार्बन है किसमें? डीएनए में, उसमें अकेला हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और इसमें सेकंड नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप होता है, यानी कि इट हैज अ वन एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अ कार्बन नंबर सेकंड। इट मीन्स दैट, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो क्या है? हाईली रिएक्टिव होता है, वो किसी के भी साथ कंबाइन होकर कोई भी केमिकल बनाता है, कोई भी केमिकल का सेंस है, मतलब कुछ भी केमिकल रिएक्शन करता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो डीएनए होता है उसमें जो सिंगल हाइड्रोजन होता है ये स्टेबल होता है, ये किसी के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है। और जो ये है आरएनए है, आरएनए के पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिसकी वजह से रिएक्टिव है। ये राइबोजाइम से नहीं, कैटालिस्ट भी होता है, कैटालिस्ट भी होता है, इसलिए ये रिएक्टिव है। ये जैसे कि है, हम अगर स्टेबल की बात करें तो हम कैसे समझ सकते हैं? बोला प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल अपने केवन में बैठता है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी होती है वो किसी के थ्रू भेजेगा, वो इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा और कोऑर्डिनेट के एज अ कोऑर्डिनेटर वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल इसी तरह से वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा किसी से भी, क्लियर है। इसी तरह से जो डीएनए होता है वो स्टेबल होता है, वो किसी से भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, वो केवल अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है, आरएनए उसको लेके जाता है और उससे जो भी वर्क होता है वो उससे करवाता है। इसी तरह से ये होता है। तो ऐसे शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर का नाम लेकर, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वही से होता है। इसी वजह से जो इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो आरएनए में प्रेजेंट होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए स्टेबल नहीं हो पाता। जबकि जो डीएनए है इसमें एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, यानी किसी के साथ इजिली इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्लियर है। जैसे हम बोले कि जो डीएनए होता है रेप्लिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है? रेप्लिकेशन में खुद की अपनी मल्टीपल कॉपी बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन डीएनए ऑलवेज प्रिपेयर द आरएनए। ये क्या करता है? आरएनए को बनाता है। अब आरएनए को क्यों बनाता है? क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देगा और फिर आरएनए जाकर प्रोटीन बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता है, ये सारा काम आरएनए से कराता है। यानी जो डीएनए है वो अपना काम अकेले कभी नहीं कर सकता, उसको हमेशा एक अटेंडर की रिक्वायरमेंट होती है जो आरएनए के फॉर्म में होता है, उसकी हेल्प करता है।
क्लियर है? जैसे स्कूल्स में होता है, प्रिंसिपल के पास एक कोऑर्डिनेटर होता है, वही सारी मैसेज उनको लेगा, तो प्रिंसिपल क्या हमेशा अपना काम खुद करने जाएगा? नहीं ना। इसी तरह से कोई एक हेल्पर की नीड होती है, तो वो ऐसे ही जो डीएनए होता है उसको एक हेल्पर की नीड होती है। वो क्या होता है बेटा? आरएनए होता है। वो बिल्कुल डीएनए की तरह होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो बोथ पॉइंट्स आर क्लियर। Next, here we are come on to the next point. It should be provide the scope for slow change that are required for the evolution. It means that ki, what do you mean by the evolution? Evolution is a very slow process which takes place millions of the years by which the new species can originated और इवॉल्व। वी कैन से दैट ना, इट मीन्स दैट कि जो डीएनए होता है, अभी हम इसी चैप्टर में बहुत लेंथी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तब ये आपको जो सारे पॉइंट है ना वहां पर क्लियर होंगे अच्छे से कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर होता है जो हमने पढ़ा भी था, ये कई सारे अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं, तीन तीन का जो कोडोन्स बनते हैं वो अमीनो एसिड बनाते हैं, और कभी इनमें कोई चेंज आ जाता है। स्लो चेंज क्या होते हैं? कभी कोई अमीनो एसिड है उसकी जो चेन है उसमें कोई एक सब्सटेंस चेंज हो गया तो वो कुछ नया कुछ फॉर्म कर सकता है। वो इट्स मे बी हार्मफुल और इट मे बी बेनिफिशियल। वो कुछ भी हो सकता है, वो हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है किस तरह का चेंज इवॉल्व हुआ, किस तरह का चेंज इवॉल्व हुआ, तो ये डिपेंड करता है। तो यानी कि जो डीएनए होता है, डीएनए में जो चेंजेस हैं वो भी स्लो चेंजेस होने चाहिए, जिसकी वजह से हमें इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ नया देखने को मिले। तो वो भी डीएनए में प्रेजेंट है, वो भी होता है, आरएनए में नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, आरएनए में इश्यू ये हो जाती है कि जो आरएनए होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। जब कोई चीज हाईली इंटरेक्ट होगा तो वो नए नए वेरिएशंस भी ला सकता है और सडन चेंज भी ला सकता है। तो वो जो सडन चेंजेस आ रहे हैं वो इतने स्पीड अप होते हैं कि वो मोस्टली जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो यानी कि अगर हम डीएनए बोल रहे हैं तो डीएनए कैसा होना चाहिए? इसमें स्लो चेंजेस होने चाहिए। इसमें कौन से चेंजेस होने चाहिए? इसमें स्लो चेंजेस होने चाहिए। लाइक दैट इफ यू आर गोइंग टॉकिंग अबाउट टू द वायरसेस, वी नो वेरी वेल व्हाट आर द वायरसेस। और कोविड पीरियड से तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानने लग गए हैं वायरसेस क्या होता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल दें कि अभी हमने सुना था कि पहले वायरस आया, फिर बोला उसका नया वायरेंट आ गया, तो बोला फिर नया वायरेंट आ गया जो बहुत खतरनाक है, पहले से भी खतरनाक हो गया वायरस। ये तो सबने सुना है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय द न्यू वायरेंट और न्यू स्ट्रेन ऑफ द वायरेंट? इट मींस दैट कि ये क्या होते हैं कि जैसे हमने वायरस की बात की तो वायरस में केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड में ये चेंजेस आते हैं, जैसे हमने बोला आरएनए में जल्दी जल्दी चेंजेस आते थे क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड ही तो है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं जब इनमें की चेन में कोई सडन चेंजेस आते हैं, और वो सडन चेंजेस जो होते हैं वो हार्मफुल हो जाते हैं, जनरली हार्मफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्मफुल ही हो, वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। लेकिन अब वायरस में जो वायरेंट उनके बन के आए, जो नए आपने देखा है, सबको पता है कि जो नया वायरेंट है वो स्ट्रेन 2 सेकंड इस तरह से कुछ आ रहे थे, तो वो क्या थे, वो और पावरफुल होकर आ रहे थे। यानी कि उनमें ऐसे चेंजेस हुए इनके न्यूक्लिक एसिड में जिसकी वजह से वो और पावरफुल हो गया। तो जो डीएनए होता है इसमें जो चेंजेस हैं वो हाईली स्पीडअप नहीं होने चाहिए, वो बहुत ही स्लो चेंजेस होने चाहिए और बेनिफिशियल होना चाहिए। कहने का सेंस ये है। तो यानी कि डीएनए जो होता है, डीएनए में हमें स्लो चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिनमें जो चेंजेस जल्दी जल्दी रैंडमली चेंजेस आते हैं और कुछ नया स्ट्रेन बन के आ जाता है, वो ज्यादातर मैक्सिममली इसके जो चांसेस होते हैं वो हार्मफुल के होते हैं। जैसे कि आपने अगर सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स सबको पता है कि आपको पता है कि जब हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, और एंटीबायोटिक्स में मादा अधूरा कोर्स करते हैं, यानी हमें एक दिन में आराम मिल गया फिर हमने दवाइयां नहीं खाई। पता है सबके संग में ऐसा जनरली होता है, और जिन लोगों के संग में नहीं होता वो ज्यादा अच्छे लोग होते हैं। कैसे कि जैसे हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, ये वायरल नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो हमने मेडिसिन लाई, एंटीबायोटिक खा ली और हमें एक दिन में आराम मिला तो हमने कल से छोड़ दी। ऐसा होता है सबके साथ में। तो जनरली क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया था, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या आरएनए है, तो वो जो आरएनए है, आरएनए वो जो डीएनए है उसका और डीएनए के साथ जो आरएनए भी है, दोनों मिलकर जो काम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अवेयर हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए। और अगर आपने कोर्स बीच में छोड़ दिया
तो जितने बैक्टीरिया की डेथ हो गई वो तो हो गई, फिनिश हो गया, डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन जो रिमेनिंग बैक्टीरिया है वो उस एंटीबायोटिक के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाते हैं। फिर अगर आप उसको आगे चल के फिर से वही मेडिसिन दोगे तो हमें आराम नहीं मिलेगा। आपने कई लोगों को सुना है कि हमें एंटीबायोटिक से असर नहीं हो रहा, आराम नहीं मिल रहा और हाई डोज की रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मीन्स दैट कि वी हैव टू नीड द हाई पावर ऑफ द डोज। क्लियर? तो ये क्या है? ये एग्जांपल है कि यहाँ पर जो म्यूटेशंस हो रहे हैं वो कंटिन्यूअसली रैंडमली स्पीड अप होके हो रहे हैं, यानी कि हमने कुछ ऐसे उनके डीएनए में चेंजेस आ गए जिसकी वजह से वो और स्ट्रॉन्ग बन के आ गए आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? तो यही जो चेंजेस होते हैं वही इवोल्यूशन के कारण होते हैं। और इवोल्यूशन म्यूटेशन में अंतर क्या होता है? इवोल्यूशन होता है उसमें मिलियंस ऑफ द इयर्स लगते हैं नई स्पीसीज के इवॉल्व होने में, और जो म्यूटेशंस होते हैं वो सडन चेंजेस होते हैं। तो जो आरएनए हुआ या फिर जो और सब्सटेंस हुआ जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन इज नॉट कैपेबल फॉर द मेकिंग देयर ओन रेप्लिका। ओन रेप्लिका यानी प्रोटीन के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी खुद की रेप्लिकेशंस कर सके, खुद की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सके, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन डीएनए है क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी भी है, प्लस ये स्टेबल भी है और ये स्ट्रॉन्ग भी है, और इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो रैंडमली नहीं आते हैं, स्लोली स्लोली ग्रेजुएटली वो इवॉल्व होते हैं। तो ये सारे रीजन है। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज दैट कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टर्स। इट मीन्स दैट कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फ्लो कर सके, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फ्लो कर सके। जैसे हमने अभी के जो एक्सपेरिमेंट थे हर्शी एंड चेस का था, और अगर हम इसकी बात करें फेडरिक ग्रिफिथ का था, वहां पर हमने क्या देखा, जो एवरी मैकलार्ड एंड मैककार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे हमने वहां पर क्या देखा था कि हमने जाके सारे के सारे जो मटेरियल्स थे उनको हमने सेपरेट किया, फिर हमने वन बाय वन इनको इंजेक्ट किया किसी भी पर्टिकुलर होस्ट में, किसी भी पर्टिकुलर होस्ट में, तो वही आगे चलकर रेप्लिकेट कर पाए, वही आगे वाली जनरेशन में पहुंच पाए जो ज्यादा स्टेबल थे। और उन सब में सबका एग्जाम में से किसका एग्जांपल आया? फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का। तो डीएनए के ही अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फ्लो हो सकता है। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट, अगर हम किसी भी जैसे प्रोटीन हुआ, आरएनए या डीएनए है, या फिर मान लो पॉलीसेकेराइड्स है, इनको अगर हम हीट करेंगे तो जो सामने वाला जो सब्सटेंस है, चाहे वो प्रोटीन या कुछ भी हो, वो 100% डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाई टेम्परेचर पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। अब जैसे हमने बात की डीएनए की, तो डीएनए को अगर हम मोर देन 90 डिग्री पर भी अगर हम इसको हीट करेंगे तो नेचुरली इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही नॉर्मल कंडीशन आती है, जैसे ही नॉर्मल कंडीशन आती है तो वो रीयूनिट भी हो जाते हैं, यानी कि the separation of the both strand to each other at the high temperature, this process in DNA is known as the denaturation। denaturation यानी कि जब हम डीएनए को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे से ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उनके ब्रेक हो जाते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, जैसे ही कूल हो जाएगा टेम्परेचर वो फिर से रीयूनिट हो जाएंगे और वो फिर से डीएनए बना देंगे। ओवरऑल कि अगर टेम्परेचर बढ़ा भी तो भी डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और ये इसकी क्वालिटी होती है जो भी जेनेटिक मटेरियल है। तो इन सब चीजों के चलते हम ये कह सकते हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए में हर वो क्वालिटी है, हर वो स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचने के कैपेबल होते हैं। गॉट इट? आई होप समझ में आया होगा। तो आज का हमारी ये टॉपिक, कल के टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यू वीडियो में कुछ नई बातें करेंगे। ओके, अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।